हेलो एवरीवन। बेटा, पिछले वीडियो में आपने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंडर आते हैं। तो करीब 6 कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ चुके हो। टोटल कॉन्सेप्ट्स हैं 11। उसके अलावा कन्वेंशंस हैं वो 3 हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं बेसिकली 7th नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। यानी कि जब भी बिजनेस में कोई एसेट्स खरीदा जाता है, जैसे मान लो कोई मशीनरी खरीदी गई है, तो उसको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब जब वो जिस साल में खरीदी गई है। मान लो भाई 10 साल पहले आपने कोई मशीनरी खरीदी थी, मान लो 15 लाख रुपए की। तो 15 लाख में जो खरीदी है, तो उसी को, जो 15 लाख का अमाउंट है, उसी को हम ओरिजिनल कॉस्ट बोलेंगे। और अकाउंट्स में जो आप दिखाओगे उसकी वैल्यू 15 लाख की ही दिखाओगे। हालांकि टाइम के हिसाब से चीज़ों की वैल्यू चेंज होती रहती है, लेकिन आप क्या करेंगे, उसको 15 लाख ही दिखाएंगे और अलग अलग सालों में उसी के बेस पर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ओरिजिनल कॉस्ट, अभी हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने पहले खरीदी थी तो पास्ट टाइम हो गया, तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा। क्योंकि टाइम के हिसाब से वैल्यू तो चेंज होती रहती है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, आप हर साल उसको बदल देंगे तो एक स्टैंडर्ड नहीं रहेगा उसको मेज़र करने का कि उस पर डेप्रिसिएशन क्या है। फिर दूसरी बात, वो जो आपने मशीनरी खरीदी है वो प्रोडक्शन करने के लिए खरीदी है, आपने बेचने के लिए नहीं खरीदी है, राइट। अब यहाँ पर बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती है, कोई इसके अगेंस्ट में बात करता है, कोई इसके फेवर में बात करता है। फेवर में बात करने का मतलब कि वाई टू शो द असेट्स ऑन ओरिजिनल कॉस्ट इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। तो पहले भाई उसके फेवर में, फिर उसके अगेंस्ट में। तो फेवर में क्या है कि उससे आप क्या है, कॉस्ट को वेरीफाई कर सकते हो। और भाई जैसे आपने 15 लाख की मशीनरी खरीदी है, तो 15 लाख का बिल भी कटा होगा, तो उसके बेस पर क्या है, आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि हाँ भाई 15 लाख की खरीदी गई थी। लेकिन आप हर साल उसकी वैल्यू चेंज करते रहोगे तो वो क्या है, वेरीफाई करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए अलग से बिल नहीं कटेगा। बिल तो एक बार ही कटेगा जहाँ से आप खरीदते हो। फिर सबसे बड़ी बात क्या है, मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है और अलग अलग एक्सपर्ट के हिसाब से अलग अलग उसका रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब जैसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, तो बिजनेस क्या है, इनडेफिनेट टाइम तक चलती रहेगी, तो उसके हिसाब से आप क्या है, करंट वैल्यू उसकी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता एग्जैक्टली कि आपका बिजनेस कितने टाइम तक चलेगा। तो यहाँ पर ये निकालना मुश्किल है, तो इसलिए आप उसको क्या करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखाएंगे। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात और है कि मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है, तो इतना मुश्किल हो जाता है कि उसकी वैल्यू का पता लगाना कि भाई एग्जैक्टली कितना चेंज हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब ड्रॉबैक्स क्या है इस कॉन्सेप्ट में, यानी कि इसके अगेंस्ट। अब बहुत सारे एसेट्स ऐसे हैं जिनका फ़ायदा आपको हो रहा है, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं किए जाते। अब जैसे मान लो आपका बिजनेस की लोकेशन है, फेवरेबल लोकेशन, आपने बिजनेस को अच्छी जगह एस्टेब्लिश किया है, अच्छे मार्केट में, जहाँ पर कस्टमर इजीली आपकी शॉप पे आ सकते हैं, आपके बिजनेस में आ सकते हैं, आपके गुड्स को खरीद सकते हैं, ठीक है। तो और उनको बहुत सारी और सर्विसेज भी मिल जाती हैं, लेकिन इनका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ब्रांड नेम है, रेपुटेशन है, तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की जाती। तो ये इसका ड्रॉबैक है। दूसरा, महंगाई के दौर में भाई एसेट्स तो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाओगे, लेकिन जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो करंट ईयर के हिसाब से चार्ज किया जाता है, जो कि क्या है, एक ड्रॉबैक हो गया। दूसरी बात, जो इन्फॉर्मेशन है हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर बेस्ड, तो उसके लिए क्या है, ये जो इन्वेस्टर्स है, क्रेडिटर्स है, उनके लिए वो यूज़फुल नहीं है, क्योंकि उसका फ़ायदा था ही नहीं कुछ। भाई वो एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि भाई आज के टाइम में उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, राइट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं,
ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल का मतलब डबल। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लगा के चलेंगे कि हर एक ट्रांजैक्शन एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करती है, कम से कम 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। कोई भी लेन देन होगा, जैसे मान लो भाई आपने माल खरीदा, कैश में खरीदा, ठीक है, एक तो आप अफेक्ट हो जाओगे, एक शॉपकीपर अफेक्ट हो जाएगा। शॉपकीपर के पास से माल कम हो जाएगा और आपके पास से कैश कम हो जाएगा। तो कम से कम 2 अकाउंट्स 2 पार्टीज को अफेक्ट करती है, और इसी के बेस पर ही डबल एंट्री सिस्टम भी चलता है। एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है, राइट। अब इसी के ऊपर आपकी बेस जो है बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट के दोनों साइड आपने देख लिए थे। एक साइड होती है लायबिलिटी साइड और एक साइड होती है असेट साइड। तो असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल, और अगर आपको कैपिटल निकालनी है तो लायबिलिटीज को उधर ले जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, असेट्स माइनस लायबिलिटीज, राइट। तो कोई भी जो ट्रांजैक्शन है कम से कम 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करती है, और साथ में ये एंट्री 2 जगह रिकॉर्ड भी की जाती है। मतलब एक जगह रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, 2 जगह। तो उससे क्या है, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया था 20 लाख रुपए लगाकर कैश में, ठीक है, और 5 लाख का लोन ले लिया बैंक से। तो टोटल उसके पास एसेट्स हो गए 25 लाख, ठीक है। तो 25 लाख एसेट्स हो गए, उसमें 5 लाख तो उसकी लायबिलिटी हो गई और 20 लाख की उसकी कैपिटल, जो कि उसने पैसा लगाया है। तो दोनों साइड बराबर होती है और डबल जगह इसकी एंट्री होती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकग्निशन का मतलब, या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू का मतलब माल बेचने से जो पैसा आप कमाते हो उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं, या जो सर्विस प्रोवाइड की है उसके बदले आपको जो पैसा मिला है वो रेवेन्यू कहलाता है। तो बेसिकली रेवेन्यू को आप तभी रिकॉर्ड करते हो जब ये रियलाइज्ड होता है। अब वो अलग बात है वो कैश में रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, भाई आपकी फर्म को 1 जनवरी को कोई ऑर्डर मिला था और आपने माल सप्लाई किया 20 जनवरी को। तो ये सबसे बड़ी बात है, 20 जनवरी को ही आप इसको रिकॉर्ड कर दोगे जैसे आपने माल सप्लाई किया। हालांकि देखो कैश रिसीव हो रहा है 1 अप्रैल को। अब आपको पता है अकाउंटिंग ईयर आपका 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड होता है। तो ये तो नेक्स्ट ईयर में चला गया, लेकिन इसका रिकॉर्ड किया जाएगा प्रीवियस ईयर में ही, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का ही है। अब कुछ एक इनकम ऐसी होती हैं जब वो मिलती हैं या रियलाइज्ड होती है, मतलब जैसे ही जनरेट होती है तुरंत उनको रिकॉर्ड कर दिया जाता है। यहाँ पर तो क्या था कि गुड्स आपने सप्लाई किए तभी आपने उनको क्या किया, रिकॉर्ड किया। ऑर्डर रिसीव होने पे आपने रिकॉर्ड नहीं किया था। अब जैसे यहाँ पर मान लो एग्जांपल दे रखा है, मार्च 2015 में रेंट हो गया, ठीक है, और रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन रिसीव हो रहा है वो अप्रैल 2015 में, तो नेक्स्ट ईयर में चला गया। तो इसको नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड नहीं करके हम प्रीवियस ईयर में ही रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि जो ईयर 1 अप्रैल 2014 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2015 तक है उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि वही इनकम है ये अक्रूड इनकम, इनकम जनरेटेड बट नॉट रिसीव्ड। इनकम जनरेट हो चुकी है लेकिन रिसीव नहीं हुई है। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं इस रूल को लेकर, रेवेन्यू रिकग्निशन को लेकर। अब जैसे कई बार सेल ऐसी होती है और उसकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट में आती है, तो वहाँ पर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। सेल तो आपने तुरंत कर दी, लेकिन क्या है उसकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट में आ रही है, तो जब तक कि वो पैसा रिसीव नहीं हो जाता तो वो रेवेन्यू रिकग्निशन नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन हो गया, इसका अपवाद हो गया। दूसरा, लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है, तो वो तो बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलेंगे, उसका अंदाज़ा लगाना भी इतना आसान नहीं है। तो जितना ये साल कंप्लीट होता जाता है आप उसको रिकॉर्ड करते जाते हो, ठीक है। तो ये रेवेन्यू रिकग्निशन को क्या है,
इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर उसके बाद है माइनिंग के केसेस में, जो हम खान वगैरह खोदते हैं तो खान में खोदने में टाइम बहुत लगता है और चलता ही रहता है काम। तो जैसे ही भाई 1 ईयर का टाइम है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, जितना आपने खान से, जैसे पत्थर खोदते हैं संगमरमर के, मार्बल्स खोद दिए और बाहर निकाल दिए, वही आपका रेवेन्यू रिकग्निशन कहलाएगा। उसी दौरान आप उसको रिकॉर्ड कर दोगे, चाहे वो बिके ना, राइट। तो ये एक्सेप्शंस थे। फिर आ जाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग का मतलब मैच करना। अब एक सबसे बड़ी बात है भाई, हर एक साल आप अकाउंट्स ओपन करते हो 1 अप्रैल को और 31 मार्च को क्लोज करते हो। 31 मार्च को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह बनाते हो। तो जिस साल के एक्सपेंसेस हैं वो उसी साल में दिखाए जाने चाहिए, और किसके अगेंस्ट? उसी साल की इनकम के अगेंस्ट। ये नहीं है इनकम किसी साल की और एक्सपेंसेस उसके अगेंस्ट किसी और साल के दिखाए जा रहे हैं, तो आप एग्जैक्टली ये नहीं बता पाओगे कि कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। अब जैसे मान लो करंट ईयर है जो चल रहा है आपका भाई 1 अप्रैल 2020 से और 31 मार्च 2021 तक जाएगा ये। अब इस साल के दौरान जो आपने इनकम कमाई है और इस साल के दौरान जो एक्सपेंसेस हुए, उनके बीच का डिफरेंस ही तो देखेंगे। ये तो नहीं है कि 2021 और 22 के एक्सपेंसेस ले लिए और इनकम ले ली 2020 से 21 की, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिस ईयर में जो एक्सपेंसेस हुए और जिस ईयर में जो इनकम हुई है, उनका ही आपस में क्या है, मैच करना है, यानी कि डिफरेंस निकाल के देखना है। उसी से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा हाउ मच प्रॉफिट यू हैव अर्नड और हाउ मच losses have been occurred. Then the last concept is objectivity concept. Objectivity concept क्या है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है उसके सपोर्ट में एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे कि आप वेरीफाई कर सको। क्योंकि मान लो अकाउंटेंट वगैरह है, ये तो गड़बड़ कर सकते हैं, बायसनेस हो सकती है, वो उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट साथ में लगा हुआ है, जैसे आप माल खरीद के लाए बाजार से तो कैश मेमो मिलता है, कैश में लेके आए, तो उस बिल के आधार पर आप देख सकते हो कि भाई एंट्री सही की है या गलत की है, ठीक है। अगर अकाउंटेंट के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया जाए और ये बिल वगैरह सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ना हो, तो मान लो 20,000 का माल खरीद के लाए, वो दिखा रहा है 10,000 का ही, 10,000 का माल उसने गायब कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इसी वजह से क्या है, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट में क्या है, देयर विल बी अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर वेरीफाइंग द एंट्रीज ऑफ द अकाउंट्स वेदर द एंट्री इज करेक्ट और रॉन्ग। तो ये इसका मेन प्रॉब्लम जो होती है उसको ये रिमूव कर देता है। और इसके अलावा मान लो भाई आपने अपने अकाउंटेंट को 1,00,000 रुपये अकाउंट में जमा कराने के लिए दिए और वो गया, तो 1,00,000 रुपये जमा कराएगा तो बैंक पेन स्लिप यानी कि जमा पर्ची पर स्टैंप करके और साइन करके देगा कि भाई इस डेट को इतना पैसा जमा हुआ है, तो वो एक प्रूफ हो जाता है जिससे आप वेरीफाई कर सकते हो। अब वो मान लो आपने 1,00,000 रुपये दिया था और स्लिप लेके आ रहा 80,000 की, आप पूछोगे ना 20,000 कहाँ हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो आंसर देगा। भाई अगर उसने फ्रॉड किया तो वो पकड़ में आ जाएगा, और कुछ और एक्सपेंसेस हुए मान लो फर्म की तरफ से, तो कुछ ना कुछ वो आंसर ज़रूर देगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कन्वेंशंस एंड डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस बेसिकली क्या है, ये बेसिकली कस्टम्स होती हैं या ट्रेडिशन, परंपराएं। ये कानून के द्वारा हालांकि एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एक्सेप्टेबल हैं। तो ये डिपेंड करता है जनरल एक्सेप्टेंस, आम पब्लिक जैसे आम जगह चलता रहता है भाई, एक पर्टिकुलर जगह कोई भी कस्टम है, ट्रेडिशन है। हमारे देश में भी जैसे अलग अलग रीजन्स है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो अलग अलग जगह अलग अलग कस्टम्स हैं और ट्रेडिशंस है, तो उन्हीं के बेस पर वहाँ पर क्या है अलग अलग चीज़ें चलती हैं। तो ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस वही हैं बेसिकली, जो कि अलग अलग जगह चलते हैं। नाउ द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। सबसे पहला बेस लिया गया है
डिफरेंस के लिए लीगल पोजीशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को लीगल एक्सेप्टेंस है लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशंस को नहीं है। ये जनरल एग्रीमेंट है जो आम पब्लिक के बीच हो जाता है, एक पर्टिकुलर रीजन में या एक पर्टिकुलर कंट्री में, इस तरह से वो चलता है। अब इसके बाद है रिकॉर्डिंग वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है उनके बेस पर अलग अलग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है और अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है, लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बेसिस पर ये प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। तो ये बेसिकली किस लिए अप्लाई किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं, ताकि जो रूल्स है वो यूनिफॉर्म रहे, यानी कि एक जैसे रहे अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को लेकर। जहाँ जो जैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होनी है उसी के हिसाब से वो रिकॉर्ड हो जाएगी। लेकिन ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जैसे कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है। फिर रोल ऑफ पर्सनल जजमेंट आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में मैंने अभी आपको बताया था, जैसा आपने ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वाला जिससे आप वेरीफाई कर सको। तो यहाँ पर पर्सनल जजमेंट मैटर नहीं करती है क्योंकि वो गड़बड़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, उस बायसनेस से उसको दूर कर देते हैं। लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशंस में क्या है, यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई चाहे तो एक पर्टिकुलर कस्टम को अडॉप्ट कर सकता है, अदरवाइज हटा भी सकता है। फिर है यूनिफॉर्म अडोप्शन। जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है अलग अलग एंटरप्राइज में यूनिफॉर्मली अडॉप्ट किए जाते हैं, लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशंस कोई उनको अडॉप्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, वो डिपेंड करता है, और यूनिफॉर्मली वो नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।